Hello, students, and welcome back to your channel Learn with चाहत। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ये बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के साथ आज हमारा टर्म 1 का मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट कार्टून्स भी देखेंगे। अगर आप लोग में से पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट कार्टून्स की वीडियो अलग से नहीं देखनी पड़ेगी, मैं आपको इसी में कार्टून्स करवा दूँगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। ओके, तो अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, जो कि आपके सामने दिख रही है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें हमने 3 चुनौतियाँ पढ़ी थी, राइट। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने 3 चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती थी एकता कायम करना, राइट। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और ऐसे में उस टाइम पे हमको एकता कायम करनी थी। देश का विभाजन भी हो चुका था, देश और ना बटे, ठीक है। उस टाइम पे हमको फिर ऐसे एकता कायम करनी थी। एंड सेकेंड चुनौती थी, हमें लोकतंत्र स्थापित करना था, राइट। तो जो सेकंड वाली चुनौती, फर्स्ट वाली चुनौती जो है वो तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। जो हमारी सेकंड चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और जो थर्ड चुनौती थी समूचा विकास करना, वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी चुनौती, जो कि थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए, हमको पता है कि जो हमारा देश है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी उस टाइम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारा जा रहा था, विभाजन हो गया था, है ना। बहुत से लोग बेघर हो गए थे, बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई थी उस टाइम पे। ऐसे में लोकतंत्र कायम करना, देखो, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है। और बहुत मतलब ऐसे में चुनाव करवाना, देखो चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। और अगर हमें लोकतंत्र कायम करना है तो हमें चुनाव करवाना होगा। तो ऐसे में जो लोकतंत्र कायम करना था ना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये कुछ 1 मार्कर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान था, भारत का संविधान कब बना था? तो वो बना था 26 नवंबर 1949 में। ओके, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हालांकि कुछ टाइम वेट किया गया उसको लागू करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी हमारे इतिहास में, जो आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा संविधान था वो बना कब था? 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो वो 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। ओके, और फोर्स में कब लाया गया था हमारा संविधान, यानी कि लागू कब से हुआ था? तो वो था 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। और इसी दिन हमारे चुनाव आयोग का गठन भी हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी,
तो लोकतंत्र जब हमें स्थापित करना होता है तो हमें करवाना पड़ता है चुनाव। तो जो हमारा पहला आम चुनाव था वो उसे करवाने में काफ़ी सारी समस्याएं आई थी। अब वो समस्याएं क्या थी वो ही हम अब पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि जो हमारा पहला आम चुनाव है वो हम 1950 में ही कर लेंगे। ओके, लेकिन चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं थी। यानी कि भारत का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ऐसे में हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था, जो कि एक मतलब काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं, एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत बड़ा देश था हमारा। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था। ऑल राइट, और हमें मतदाता सूची भी तैयार करनी थी। अब देखिए, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना मतलब होता है कि हमें पूरे देश को अलग अलग पार्ट्स में बांटना होता है और फिर उन सीट्स पे उन पे चुनाव लड़ा जाता है। देन फिर देखा जाता है कि किस पार्टी को कितनी ज़्यादा सीट्स, कितने ज़्यादा वोट्स मिले हैं और फिर वो जीतती है। ऑल राइट, तो हमको मतदाता सूची तैयार भी करनी थी। और हमने वोट डालने का हमने क्या सिस्टम रखा था, हमने रखा था सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी कि ऐसे लोग उस टाइम पे 1950 के टाइम पे ऐसे लोग जो भी 21 साल के थे या उससे ज़्यादा साल के थे, उससे ज़्यादा एज के थे, वो सभी लोग, चाहे वो मेल था फीमेल था, वो सब कुछ, वो सब कैसा भी रंग था उनका, कोई भी जाति थी, कुछ भी था, वो सभी लोग वोट डाल सकते थे। ऑल राइट, तो ऐसे लोगों की हमको मतदाता सूची तैयार करनी थी। उस टाइम पे एज 21 थी, बाद में 18 कर दी गई थी। तो इन दोनों कामों में बहुत सारा टाइम लगा। अब मतदाता सूची बनाने में क्या समस्या आई। देखिए, मतदाता सूची जब उसका पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो हमें पता चला कि 40 लाख महिलाओं के तो नाम दर्ज होने से ही रह गए। इन महिलाओं को ऐसे दर्ज किया गया था कि अला की बेटी, फला की बेटी, जैसे कि विमल की बेटी, ओके, और सुरेश की बीवी, ऐसे करके उनके नाम रखे गए थे। उनका जो ओरिजिनल नेम होना चाहिए था वो नहीं था उसमें, उनके हस्बैंड के और उनके जो फादर का नेम था उस तरीके से उनका नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, तो इसको तो चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने बोला कि फिर से तैयार करो इसे, ऐसे नहीं चलेगा। भारत में 17 करोड़ मतदाता थे। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या थी मतदाताओं की, और इनको 3200 विधायक चुनने थे, और लोकसभा के लिए इनको 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इतने ज़्यादा मतदाता थे, और इसमें सिर्फ 15% लोग जो कहते वो पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़े लिखे थे या जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था, ऐसे लोग थे, सिर्फ 15% थे वो। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। अब सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो वोट कैसे करेंगे। तो ऐसे में फिर चुनाव आयोग को कि हम चुनाव कैसे करवाएं, इसके लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। ठीक है, फिर चुनाव चिन्ह भी लाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया इसके लिए, ताकि चुनाव ईजिली हो पाए। मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी, और ऐसे माहौल में ये चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस वक्त तक लोकतंत्र, ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम हो सकता है। ठीक है, और उस टाइम पे तो जब हमारा चुनाव हो रहा था तो उस टाइम पे तो यूरोप में बहुत से देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर अमल होना, ठीक है, और यह अपने आप में ही बहुत बड़ा जोखिम का काम था कि हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का यूज़ करके, यानी कि जो अमीर है, गरीब है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कोई मेल है या फीमेल है, हम सबको वोटिंग राइट दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम का काम था। और लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स भी थे हम पे कि हम ये जो चुनाव करवा रहे हैं, पता नहीं कैसा चुनाव कराएंगे, सफल भी होगा या नहीं। ऐसे में एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने क्या कहा, उसने हमारा जो चुनाव था, हमारा पहला आम चुनाव था, उसको क्या बोला, उसने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बोल दिया उसको, कि ये तो भाई इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। एक
नाम की पत्रिका थी, इन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। यानी कि जब सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करा रहे हो, वो तो भाई सफल हो ही नहीं सकता, उन्होंने ऐसा बोल दिया था। और एक इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने दावा किया था कि आने वाला वक्त जो होएगा, ठीक है, यानी कि जब हम थोड़े सिविलाइज्ड हो जाएंगे, थोड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो हम बड़ी ही हैरानी से देखेंगे, बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहूदी नौटंकी देखेंगे कि मतलब उस टाइम पे इतने ज़्यादा अनपढ़ लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और हमने ऐसे चुनाव कराया था। हम लोग जब थोड़े सिविलाइज्ड हो जाएंगे तब हम ये सब देखेंगे। तो जो एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, उन्होंने ये बोला था चुनाव। और देखो, चुनाव जो था हमारा, उसको 2 बार तो हमें स्थगित कराना पड़ गया था, 2 बार वो पोस्टपोन हो गया था। और फिर अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुआ था। हमारा पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। और इस चुनाव को मेनली 1952 का ही चुनाव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो अधिकांश हिस्सों में मतदान था वो 1952 के टाइम पर ही हुआ था। देखिए, चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल कितना टाइम लग गया था? 6 महीने का समय लग गया था। ये जो सब कुछ मैंने रेड से आपको हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में काम आएगा, ठीक है, और इससे 1 मार्कर भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने इन सबको रेड में हाईलाइट कर रखा है। तो चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ था, ठीक है, जो हमने चुनाव करवाया था उसमें 6 महीने लग गए थे, और जो उम्मीदवार थे उनके बीच में मुकाबला भी हुआ था, अलग अलग पार्टीज ने उसमें पार्ट लिया था, और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी उसमें पार्ट लिया था। और जो एक सीट थी, हर एक सीट के लिए कम से कम 4 उम्मीदवार लड़ रहे थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी भी दिखाई थी। ये देखिए, ये जो कार्टून है, इसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार चुनने की ये जो भीड़ है, ये दिखाई गई है। यहाँ सारे कांग्रेस के उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई गई है कि जी मैं चुनाव में पार्टिसिपेट करूंगा एंड मैं पार्टिसिपेट करूंगा। यहाँ पे आपको नेहरू जी दिख रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको मोरारजी देसाई भी दिख रहे होंगे, गोविंद वल्लभ पंत, रफीद अहमद किदवाई, और डॉक्टर BC राय, कामराज नादर, C राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, और ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, कुल मतदाताओं में आधे से भी अधिक ने मतदान किया। जब हमारा चुनाव हुआ तो जो टोटल मतदाता थे, जितने मतदाता थे, उनमें से आधे से अधिक मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ओके, चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाली पार्टियों ने भी उसको निष्पक्ष बताया कि हाँ जी, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। सबने इसका जो रिजल्ट था उसको एक्सेप्ट किया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के इस प्रयोग से क्या हुआ, जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, जिनको शंकाएं हो रही थी, हमारे ऊपर डाउट हो रहा था, उन सबका मुंह बंद हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो ये भी माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो कि सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, और जो विदेशी थे वो भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रह गया था कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और शिक्षा के माहौल में नहीं कराई जा सकती, ठीक है, यह बात साबित हो गई थी कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, यानी कि हम चुनाव कहीं भी करवा सकते हैं, चाहे वहाँ पे गरीबी हो, चाहे वहाँ पे शिक्षा का अभाव हो, हम चुनाव हर देश में करवा सकते हैं। बस हमारी नीयत होनी चाहिए लोकतंत्र कायम करने की। तो देखिए, जो हमारे पहले 3 आम चुनाव हुए, पहला जो आम चुनाव था वो 1952 में हुआ, ऑलराइट, और जो दूसरा आम चुनाव था वो 1957 में हुआ, और जो तीसरा आम चुनाव था वो 1962 में हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 आम चुनाव थे, इसमें हमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व दिखाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हमको प्रभुत्व दिखाया गया। जो 1952 का चुनाव था,
ऑलराइट, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीती थी। और जो 1957 का चुनाव था उसमें कांग्रेस ने 371 सीट्स जीती थी। एंड जो 1962 का चुनाव था उसमें कांग्रेस पार्टी ने 361 सीट्स जीती थी। ठीक है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है मैप में, ऑलराइट, यहाँ पे सब जगह क्या है, यहाँ पे आपको कांग्रेस दिख रही होगी। और जो ये ऊपर ब्लू ब्लू दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर साइड पे, तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन था। और ये जो येलो येलो दिख रहा है यहाँ पे सब में कांग्रेस पार्टी फैली हुई थी। और ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको थोड़ा, यहाँ पे केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट थी। ऑलराइट, 1957 से 1959 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। अब देखिए, जो हमने देखा कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी बढ़िया जीत मिली थी। ठीक है, उसका कितना बढ़िया प्रभुत्व रहा। तो ये हम देखेंगे अब कि आखिर क्या रीजंस थे कांग्रेस के प्रभुत्व के। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, इसको क्या था, स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसने क्या किया था, हमारे देश को आज़ाद कराने में हेल्प की थी। काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमारी कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया था उसमें। और ये एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कि पूरे देश में थी, यानी कि पूरे देश में फैली हुई थी। और मतलब इसमें अलग अलग भी लोग थे और इसमें काफ़ी अच्छे नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इसमें करिश्माई लोकप्रिय नेता हमको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीतों से बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ था। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीट्स थी और 489 में से कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। ठीक है, इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई थी। कोई दूर दूर तक कांग्रेस के पास नहीं था। मतलब कांग्रेस ही कांग्रेस, देखो इतनी बढ़िया जीत उन्होंने देखी थी। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पे थी, यानी कि कहाँ 364। और सेकंड नंबर कहाँ पे आ रहा है, 16 सीटों पे। यानी सेकंड हाईएस्ट क्या है, 16 सीटें। और जिन पे भी ये मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो आपके 1 मार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। देखिए, लोकसभा के भी चुनाव हुए थे उस टाइम पे, विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, और सब जगह हमें कांग्रेस कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी। विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई थी। कुछ एरियाज़ मतलब त्रावणकोर, कोचीन, ठीक है, जो आज के केरल का हिस्सा है, मद्रास, उड़ीसा, इन राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो फिर यहाँ पे मतलब इन राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सब जगह कांग्रेस ही थी। और बाद में फिर यहाँ पे भी कांग्रेस ही आई थी। ठीक है, मतलब आपातकाल वगैरह लगा के अपनी मतलब आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके। अभी हम देखेंगे कैसे उन्होंने केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त किया था। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में हमको कांग्रेस कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई पार्टी नहीं जीत सकी थी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुत कहीं पे कांग्रेस बहुमत नहीं मिला था विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं केरला का। 1957 में क्या होता है, केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, वो भी गठबंधन की सरकार। ठीक है, यानी बहुमत उनको भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी एक गैर कांग्रेसी सरकार हमको देखने की मिलती है केरला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी रहा है। ठीक है, और यानी कि हमारा जो चुनावी सिस्टम है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें एक सिस्टम होता है FPTV सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत। यानी कि जो सबसे आगे है, चाहे उसे बहुमत मिला है चाहे नहीं मिला है, ठीक है, जो सबसे आगे है उसको क्या करेंगे हम, अगर वो बाकियों से आगे तो वो जीत जाएगा। मिसाल के लिए 1952 में क्या हुआ था कि 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई थी। यानी कि वोट और जो सीट्स का प्रोपोर्शनल है वो सेम नहीं है उसमें। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पे थी और उसे
1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट हासिल हुए थे, ठीक है। और इस पार्टी को 3% सीटें भी नहीं जीत पाई थी ये। यानी कि यहाँ पे ये जो FPTP सिस्टम है, ठीक है, FPTP सिस्टम है, इसमें क्या होता है, वोट्स एंड सीट्स जो है वो सेम नहीं होती हैं। वोट्स अलग होंगे उस पार्टी के और सीट्स अलग होंगी। FPTP चुनाव प्रणाली में अगर कोई पार्टी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा आगे होती है, उसको थोड़े ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, तो दूसरी पार्टियों के प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है, ठीक है। ये इसमें FPTP सिस्टम में चलता है। आप 11th में इसे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। यह चीज़ जो थी वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित होती है। इससे कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। ये भी कांग्रेस के प्रभुत्व का एक कारण था। ऐसे गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। ऑलराइट, तो अब हम समझ गए होंगे कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या क्या कारण थे। क्या क्या कारण थे, तो देश की वो सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी थी, 1885 की वो पार्टी थी, ठीक है। यानी कि सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, पूरे देश में फैली हुई पार्टी थी। उसका संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता शामिल थे, ठीक है। नेहरू जैसे करिश्माई नेता उसमें शामिल थे और उसको आज़ादी की विरासत हासिल थी। हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या किया था, हमारी आज़ादी दिलाने में हमारी हेल्प की थी, ठीक है। सभी वर्गों का समर्थन था। अगर हम देखेंगे अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग थे, अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, किसान थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे, ठीक है। उसमें अलग अलग लोग थे और मतलब सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी थी, मतलब सारी सबका रिस्पेक्ट करने वाली पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे कांग्रेस के प्रभुत्व के, और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स का काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या चुनौती आती है, ठीक है। पहले आम चुनाव में क्या क्या चुनौती आती है, उससे क्या समस्या आती है, वो भी एक 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम केरल में कम्युनिस्टों की जीत को देखेंगे, ठीक है। कम्युनिस्ट आपको पता ही होगा कौन होते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह हमें मेनली चाइना, रशिया जैसे देशों में देखने को मिलती है। और आपको पता है ये एक कैसी पार्टी होती है, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ कोर्स नहीं होती है ये, ठीक है। मनमानी से चलती है अपनी, और मतलब जनता को जनता को बिल्कुल भी वो नहीं दिया जाता, उनकी नहीं सुनती है। तो 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा था, ठीक है। 1957 में क्या होता है, जो ये सेकेंड आम चुनाव था, ठीक है, उसमें क्या होता है, 1957 में कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल में हार जाती है। 1957 मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। ऑलराइट, टोटल सीटें कितनी थी, 126 सीटें थी, और उसमें से 60 सीटें जो थी वो CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिल जाती हैं। ऑलराइट, अब देखो अभी भी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन अभी सरकार बनती कैसे है, जो 5 निर्दलीय होते हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो सत्ता में आने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं। और ऐसे फिर क्या हो जाती है, टोटल 65 सीटें हो जाती हैं, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती है केरला में। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता, जो कि कौन थे, EMS नंबूदिरीपाद, इनको क्या किया, सरकार बनाने का इन्होंने न्योता दिया था। और दुनिया में यह पहला अवसर था कि कोई एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन रही थी, वो भी लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए। केरला में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, CPI सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। लेकिन क्या होता है, 1959 में केंद्र की जो सरकार होती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी उस टाइम केंद्र में होती, वो क्या करती है, संविधान का जो अनुच्छेद 356 होता है, यानी कि आपातकाल वाला जो अनुच्छेद है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसके अंतर्गत वो केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर देती है, वहाँ पे आपातकाल लगा देती है और उसको फिर बर्खास्त कर देती है, ठीक है। और ये बड़ा ही विवादास्पद मामला था काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे, फिर विरोध भी किया था लोगों ने, विरोध प्रदर्शन हुए थे। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का ये दुरुपयोग का पहला उदाहरण था, यानी कि सबसे पहली बार आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग यहाँ किया गया था केरल की सरकार को गिराने में।
नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। अब हम देखिए, ये जो आपको यहाँ 2 बैल दिख रहे होंगे, ठीक है, 2 बैलों की जो जोड़ी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, पहले ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। आज के टाइम पे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, लेकिन पहले ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। भारत ही एकमात्र देखो, आपको लग रहा होगा कि भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व हमको देखने मिला। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही सिर्फ एक पार्टी का प्रभुत्व था, ठीक है। बहुत से ऐसे देश थे जिनमें एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से वो गुजरे हों। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है वो लोकतंत्र की कीमत पर काम हुआ था। आप देखोगे जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया, ये जो देश है, इनके संविधान में, इनका जो संविधान है उसमें केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति दी गई है। कुछ और देश जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, इसमें क्या है, एक पार्टी के प्रभुत्व जो है वो कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। कुछ साल पहले तक तो क्या था कि मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में भी ये भी एक दल के प्रभुत्व वाले देश हुआ करते थे। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है। पूरा मतलब अच्छे से चुनाव वगैरह कराया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे करवाया गया। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, सबने वोट डाला, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का हमने प्रयोग किया। ऑलराइट, और जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने भी उसको माना। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस चुनाव जीतती गई, ठीक है। मतलब पूरा हमने चुनाव करवाया अच्छे से, और जो पार्टी सबसे अच्छी लगी जनता को, जनता ने उसे चुन लिया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी कुछ मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो भी, उसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अब हम देखते हैं कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है वो 1885 की पार्टी है, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है। और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और ये पार्टी नहीं थी उस टाइम पे, यह हमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। उस टाइम पे पार्टी नहीं थी, उस टाइम पे एक संगठन हुआ करता था, ठीक है। पार्टी तो बाद में बनी थी। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, ठीक है। लेकिन 20वीं सदी में क्या होता है, इसने क्या किया? जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसने क्या किया? हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लिया। अलग अलग आंदोलनों में इसने बढ़ चढ़कर पार्ट लिया, ठीक है। एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया। फिर इसने राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे इसका दबदबा कायम होता गया। शुरू शुरू में कांग्रेस में क्या था? बड़े बड़े अमीर अमीर लोग थे, ठीक है। उछले उसके लोग थे, शहरी लोग थे, ठीक है। अमीर अमीर लोग थे, शहरी लोग थे। लेकिन जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन में पार्ट लिया तो क्या हुआ? उसका सामाजिक आधार बढ़ता चला गया। उसमें नए नए लोग शामिल हुए, अमीर के साथ साथ गरीब गरीब लोग भी, उसमें किसान लोग भी शामिल होने लगे, ठीक है। उद्योगपति लोग भी शामिल हुए, शहर के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, मजदूर भी थे, मालिक भी थे, मध्य, निम्न और उच्च वर्ग के लोग भी थे, जाति के लोग भी थे। धीरे धीरे क्या हुआ? फिर कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तार हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्गीय जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया था, यानी कि बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया था। किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव, यानी कि किसान लोग भी थे, गांव वगैरह के लोग भी थे उसमें। इस टाइम भी इस तरफ भी कांग्रेस का रुझान बढ़ता दिखाई दिया। आज़ादी के समय तक क्या हुआ? कांग्रेस एक सतरंगी, यानी कि मतलब बहुत सारे लोग हो गए ना, उसमें विविधता आ गई काफ़ी सारी, इसलिए सतरंगी बोला जाए। सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुका था। और ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग वर्ग के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग, भाषा बोलने वाले लोग इसमें शामिल हो चुके थे, ठीक है। एक सामाजिक गठबंधन बन चुका था और पूरी भारत की विविधता दिखाई देती थी इस पार्टी में। जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग रंग के लोग हैं, ठीक है। अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग संस्कृति, मतलब वैसे तो खैर भारतीय ही संस्कृति है, मतलब उनके अपने अलग बिलीव्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना बनाते हैं, ठीक है। और अलग अलग उनकी भाषा है, तो मतलब सब डिफरेंट है ना। तो ऐसे मतलब भारत में भी बहुत विविधता है, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज़्यादा विविधता दिखाई पड़ती थी।
कांग्रेस में ऐसे लोग भी थे जो अपने अपने विश्वास को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी बेशक थोड़ी अलग थी कांग्रेस से, फिर भी वो कांग्रेस का पार्ट थे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी, यानी कि उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग भी थे। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी भी थे उसमें, ठीक है, शांतिवादी ठीक है, कंजर्वेटिव और रेडिकल भी थे उसमें, गर्मपंथी और नरमपंथी भी थे, दक्षिणपंथी और वामपंथी भी थे, मध्य मार्गी भी थे उसमें, मतलब सारे एक दूसरे से अपोजिट लोग भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस एक मंच की तरह थी, ठीक है, एक मंच की तरह थी कांग्रेस, जिस पर अनेक समूह हित राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में वो भाग लिया करते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त हुआ करती थी, ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी रखिए, आप अपना जो भी है ग्रुप आप वो रखिए, हमारे कांग्रेस में रहिए आप। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान भी थे, ठीक है, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ बाद में फिर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। फिर नेक्स्ट है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के सभी अपने गठबंधन, कांग्रेस जो थी वो सबको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया करती थी, ठीक है, और इस रणनीति की वजह से क्या था, विपक्ष कठिनाई में पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि विपक्ष कोई बात कहता तो वो सारी बात क्या थी, कांग्रेस को उस बात को कांग्रेस में जगह मिल जाती थी, तो ऐसे फिर विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता था। इस पार्टी में विवाद भी होते थे, ठीक है, और सहनशीलता भी हुआ करती थी। अगर कोई पार्टी सत्ता में अपने हिस्से से नाखुश भी होती थी तब भी वो कांग्रेस में बनी रहती थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह जो थे उनको गुट कहते थे, ठीक है, अलग अलग फैक्शंस थी उसमें, और कांग्रेस अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण सहनशील थी। नेक्स्ट टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब आपको लग रहा होगा, देखिए ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो एक दो टॉपिक्स अभी मैंने आपको पढ़ाए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप इन टॉपिक्स को स्किप करके आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसमें जो है। बाकी अगर हमें टॉपर बनना है तो हमें तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिला, ठीक है, शुरू से हैं विपक्षी पार्टियां, आज़ादी से भी पहले की थी, लेकिन उन्हें ना कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिला था। इनमें से कई पार्टियां जो थी वो 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने तो 60 और 70 के दशक में देशी राजनीति में अहम भूमिका भी निभाई थी। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें जो हैं वो हमें 1950 के दशक की किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना की, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस जहाँ पे गलत थी, ठीक है, कुछ सही नहीं कर रही थी, इन्होंने बोला कि गलत हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके क्या हुआ, ये जो विपक्षी दल थे उनका काम होता है कि वो क्रिटिसाइज करें, जो पार्टी है सेंटर में बैठी है, जो सत्ता में पार्टी है उसकी आलोचना करना कांग्रेस वो सॉरी विपक्षी पार्टी का काम होता है। और ऐसे क्या करती है विपक्षी दल, क्या करते हैं, शासन दल पर अंकुश बनाए रखते हैं कि वो कुछ गलत ना करे, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ ना करे, अपनी जनता के साथ कुछ गलत ना करे, ठीक है। इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संभालने में अहम भूमिका निभाई। हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, कांग्रेस और जो विपक्षी दल के नेता थे वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी थी, उनमें एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, अंतरिम सरकार ने शासन संभाला था। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ऑलराइट, 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आप देख रहे हो चुनाव कब हो रहा है, 1952 में चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या 5 साल जो है, क्या इसमें क्या कोई गवर्नमेंट नहीं रही होगी, इसमें
किसने शासन संभाला था? इसमें अंतरिम सरकार ने शासन संभाला था। अंतरिम सरकार मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में, ठीक है। तो अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार वो होती है जो कुछ टाइम के लिए शासन संभालती है, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमने चुनाव तो नहीं करवाए थे, और चुनाव करवाते तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा समय और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऐसे में क्या कोई गद्दी खाली रहती? अगर ऐसे में गद्दी खाली रहती तो हमारे जो देश की थी, हमारे देश की संप्रभुता पे खतरा मंडरा सकता था, कोई बाहरी शक्ति हमारे देश पे कब्जा कर सकती थी। ऐसे में हमारी देश का शासन जिस सरकार ने संभाला, ठीक है, उसको अंतरिम सरकार बोला गया था। ऑलराइट। और ये जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था, ठीक है, ये अंतरिम सरकार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। नेहरू जी उसमें पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसके मंत्रिमंडल में क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता को भी शामिल किया गया था, यानी कि विपक्षी पार्टी के नेता थे, इनको फिर भी कांग्रेस में शामिल किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे, यानी कि उनको सोशलिस्ट पार्टी की जो समाजवाद की विचारधारा थी वो अच्छी लगती थी। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था, यानी कि ये भी विपक्षी नेता थे और इनको भी इन्होंने इनवाइट किया था कि आइए हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। और ये जो जयप्रकाश नारायण है, इनके बारे में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो बुक 2 का चैप्टर नंबर 6 है उसमें आप पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से इस किस्म की जो निजी रिश्ता था, ठीक है, मतलब बहुत स्वीट जो रिश्ता था, वो क्या हुआ बाद में दलगत प्रतिस्पर्धा के चलते फिर लगातार कम होता गया। मतलब बाद में उतनी फिर रिस्पेक्ट नहीं रही। अब आप आज के टाइम पे देखोगे कहाँ कोई विपक्षी पार्टी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती है। खूब खुल्लम खुल्ला गाली गलौज करते हैं और मतलब गुंडागर्दी भी चलती है, एक दूसरे को पिटवाते हैं। ये देखिए ये जो कार्टून है इसमें ये आपको रस्साकसी दिखाया गया है, इसमें टग ऑफ वॉर दिखाया गया है, ठीक है। ये जो पेड़ है, ठीक है, इस पे नेहरू बैठे हैं, ऑलराइट। और नेहरू के साथ में जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो बैठे हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये विपक्ष दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर दिखाई गई है, ठीक है, कांग्रेस की पावर दिखाई गई है और विपक्ष की पावर दिखाई गई है, ठीक है। कि विपक्ष मतलब देखो विपक्ष के कैसे पसीने छूट रहे हैं और मतलब वो गिराने की पेड़ को कोशिश कर रहे हैं बट वो गिरा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे विपक्ष में दिख जाएंगे, आपको A.K. गोपालन दिखेंगे, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकांतन नायर और सरदार हुकुम सिंह आपको दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे विपक्ष दिखाया गया और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई गई है, नेहरू और उनका मंत्रिमंडल दिखाया गया है। अब आपके चैप्टर में कुछ पार्टीज दे रखी हैं, हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ऑलराइट। तो अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, ऑलराइट। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ठीक है। वैसे तो गठन जो था वो पहले ही ये कांग्रेस के अंदर एक पार्टी थी। 1934 में जो युवा नेता थे उन्होंने इसका गठन किया था 1934 में। फिर 1948 में क्या होता है, ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है, ऑलराइट। फिर इस संस्थापक कौन है इसके? तो वो आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया था। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव किया, ठीक है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया, ठीक है। उस टाइम पे तो क्या था, पहले उन्होंने बोला था कि आप दोहरी सदस्यता रख सकते हैं, यानी कि आप अपनी आइडियोलॉजी भी रखें, ठीक है। आप हमारे कांग्रेस में हैं, आप अपने ग्रुप्स में रहें, आप अपनी आइडियोलॉजीज को रखें, अपनी विचारधारा को कायम रखें। लेकिन इन्होंने फिर बाद में बोल दिया कांग्रेस पार्टी वालों ने कि नहीं, दोहरी सदस्यता नहीं चलेंगी, दोहरी सदस्यता खत्म करनी है, ऑलराइट। फिर क्या होता है, ऐसे में फिर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाती है और इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है चुनाव के मामले में। इसकी विचारधारा क्या थी? तो ये पार्टी कहती है कि समाजवाद कायम करना चाहिए हमको, समाजवाद पे विश्वास रखती है। इस तरह ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों से अलग है। यह कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि वो पूंजीपति और ज़मींदारों का पक्ष ले रही है, ठीक है, मजदूर किसानों की उपेक्षा कर रही है, यानी कि गरीबों के लिए काम नहीं करती है, अमीरों की पार्टी है। और फिर ये जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी है, इसके भी कई टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये जो पार्टी है
इसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टीज इस पार्टी में से निकलती हैं। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1920 के दशक में साम्यवादी समूह के रूप में उभरी थी ये, ठीक है। और रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उससे प्रभावित थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है। तो वो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, उससे प्रभावित थी ये। ऑलराइट, देश की समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने कहा कि साम्यवाद हमें अपनाना चाहिए। 1935 तक तो साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया, लेकिन बाद में दिसंबर 1941 में ये कांग्रेस से अलग हो जाती है। इसकी विचारधारा क्या थी? 1947 के सत्ता के हस्तांतरण को सच्ची आज़ादी नहीं मानते। यानी कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जो आपका 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, उसमें आपको ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं लिखा मिलेगा कि हमारे देश को आज़ादी मिले। उसमें ये लिखा होगा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी कि बाहर की जो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, जो पावर थी वो पावर किसी और के हाथ में दी, और वो कौन थे? हम इंडियंस के हाथ में दी उन्होंने पावर। तो जो ये कम्युनिस्ट हैं ये बोलते हैं कि ये जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है ये सच्ची आज़ादी नहीं है, ठीक है। इस विचार के चलते पार्टी ने क्या किया, तेलंगाना में हिंसक विद्रोह भी कराए थे, और फिर बाद में सरकार को इसको दबाना पड़ा था। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति के रास्ता छोड़ दिया था, और फिर उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया था, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीटें मिली थी, दूसरे नंबर की पार्टी थी, ठीक है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनके उभरी थी ये। इसके समर्थित राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल इसके समर्थित राज्य हैं। और इसके प्रमुख नेता हैं A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नमूद्रीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया, ये इसके प्रमुख नेता हैं। और बाद में फिर क्या होता है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी टूट जाती है, क्योंकि इनमें विचारधारात्मक इनमें डिफरेंस आ जाता है। ऑलराइट, और ये टूटती कब है? 1962 में। देखो हमने पढ़ा है कि इंडो चाइना वॉर होता है, और ये 1904 में टूट जाती है, क्योंकि इनमें विचारधारात्मक अंतर आ जाता है। तो पहले की जो पार्टी बनी हुई थी उसका नाम क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा बोलते हैं इसको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा। और भारतीय जो टूटी उससे जो अलग हुई वो क्या थी, जो 1964 में टूटी थी, वो थी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ऑलराइट, माकपा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय जनसंघ, ठीक है। जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी इसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसकी जड़ें जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया कि हमारा एक देश एक राष्ट्र होगा, ठीक है, जिसकी एक संस्कृति होगी, जिसको बोला जाएगा भारतीय संस्कृति। और उस भारतीय संस्कृति के आधार पर हम भारत को आधुनिक, मॉडर्न, प्रगतिशील और ताकतवर बना सकते हैं। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को जोड़कर अखंड भारत बनाने की बात करी कि भारत और पाकिस्तान को हमें जोड़कर अखंड भारत बनाना चाहिए। यह पार्टी अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने की बात करती है। ओके, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। और राष्ट्रभाषा एंड राजभाषा में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का भी विरोध किया। चुनावी मामले में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, ठीक है। और इसके समर्थित राज्य कौन से? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। प्रमुख नेता हैं इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था अगस्त 1959 में और इसके संस्थापक है C राजगोपालाचारी।
विचारधारा क्या है इस पार्टी की? सरकार ये कहती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो समृद्धि है वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है, यानी कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, निजी अपनी चीज़ें रखने की, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की, वो सारी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में विकास के जरिए नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, निजी क्षेत्र होना चाहिए। निजी क्षेत्र की ये वकालत करती है। निजी क्षेत्र को कहते हैं खुली छूट होनी चाहिए। और ये जो गुट निरपेक्षता जो कि हम पढ़ के आए हैं, बुक 1 में हम पढ़ के आए ना, गुट निरपेक्षता क्या होती है? पहले 2 ग्रुप्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट? तो इन दोनों में ही ना जाना क्या होता है? गुट निरपेक्षता, यानी कि ना हम इसे इंडिया ने ना इसको ज्वाइन किया यूएसए वाले ग्रुप को, ना यूएसएसआर वाले ग्रुप को। तो इसकी क्या करती है ये स्वतंत्र पार्टी? आलोचना करती है, ठीक है। फिर रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, तो इसके भी अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। तो स्वतंत्र पार्टी इसका भी विरोध करती है, और वो कहती है कि हमको अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। तो प्रमुख नेता कौन है इसके? तो सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता हैं। विद दिस ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ये भी ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की, हमारे जो भी हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे, वो उसका सबको आपको अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।